हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लगी जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 76वां भाग। इसके बाद ईशानी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। पर जब तक आपके फादर वहां तक पहुंच पाते, सब कुछ खत्म हो गया था। ईशानी शायद जिंदगी को अपने साथ लिए हुए यमुना नदी में कूद गई थी। डॉक्टर सिद्धांत ने बताया। यानी कि अंकल सही कह रहे थे, आदित्य ने सोचते हुए कहा। पर किसी का दिल मानने को तैयार नहीं था कि ईशानी नदी में कूदकर मर चुकी है, और अगर ईशानी अपनी जान भी दे देती तो जिंदगी की जान नहीं ले सकती थी। ईशानी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो थी नहीं। डॉक्टर सिद्धांत की सारी बातें सुनकर रणविजय चुप था। शायद अपने मन में वह कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रहा था। कहीं तो कुछ न कुछ छूट रहा था। रणविजय को चुप देखकर डॉक्टर सिद्धांत ने आगे बताया, और जहां तक मैंने सुना था उसके अनुसार आपके फादर ने पूरी नदी की तलाशी ली थी। काफी दूर तक बड़े बड़े गोताखोरों को अंदर तक भेजा था, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला था। इसलिए कोई भी इस बात से को मानने को तैयार नहीं था कि ईशानी नदी में डूब गई थी। आपके डैड को पूरी आशा थी कि ईशानी और उनकी पोती दोनों जिंदा है। उन्होंने उन दोनों को खोजने की पूरी कोशिश की थी। इसके बाद आपके फादर ने मुझे पूरी सिक्योरिटी दी, यहाँ तक कि आपके ऑपरेशन के बाद उन्होंने ही मुझे अमेरिका शिफ्ट होने में भी मदद की। आपके 3rd स्टेज के ऑपरेशन के दौरान आपकी माँ आपसे मिलने आई थी। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तब आपने उन्हें पहचाना था, पर नव्या ने जैसे आकर कहा, भाई। आपने नव्या का हाथ पकड़ लिया। यानी कि नव्या के साथ आपने कुछ इमोशनल अटैच फील किया था। हाँ, उस चुड़ैल के साथ इमोशनल अटैचमेंट फील किया था, और मैं तो दुश्मन बन बैठा था ना। आदित्य चिढ़ते हुए बोला। रणविजय ने उसे काफी समय तक नहीं पहचाना था, और नव्या रणविजय की सबसे अच्छी दोस्त बहन बनी हुई थी। यह बात आदित्य से बर्दाश्त नहीं होती थी कि कोई और उसकी जगह को ले ले। अब रणविजय उसकी जलन को समझ गया था। रणविजय ने उसे झूठे गुस्से से देखा। घर चल, इसका रीजन बताता हूँ तुझको, रणविजय ने धीरे से आदित्य के काम में कहा। इन सबके बीच मुझे एक बात और गौर करने वाली लगी कि आपके फादर आपको लेकर ईशानी की तरह ही नव्या को छोड़कर किसी और पर भरोसा नहीं करते थे। यहाँ तक कि आपकी मां पर भी भरोसा नहीं करते थे। डॉक्टर सिद्धांत ने रणविजय और आदित्य की बात पर ध्यान न देते हुए आगे कहा। रणविजय ने प्रश्नवाचक दृष्टि से डॉक्टर सिद्धांत की तरफ देखा। हाँ मिस्टर रणविजय, मुझे भी आश्चर्य हुआ था, पर मैंने खुद सुना था आपके फादर आपकी मॉम के वहाँ होने की वजह से काफी नाराज थे। उन्होंने गुस्से में यहाँ तक कह दिया था कि आज जो आपकी हालत है उसकी पूरी तरह से जिम्मेदार आपकी माँ है। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि अपनी सफाई में भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बल्कि उन्होंने धीरे से अपनी गलती स्वीकार भी की थी नव्या के सामने। पर वह क्या बता रही थी, मैं समझ नहीं पाया। बाद में वह चुपचाप आपके पास बैठी हुई रो रही थी, पर उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि उनको भी आपकी हालत का अफसोस है। पर भगवान जाने सच्चाई क्या थी। फिर मैंने डॉक्टर रस्तोगी को आपकी सारी दवाएं समझाई थी। मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर किसके दबाव में आकर डॉक्टर रस्तोगी ने आपकी दवाएं बदली और आपको इतने समय तक इतना कुछ झेलना पड़ा। इसका मुझे बेहद अफसोस है, डॉक्टर ने कहा। रणधीर जी ऐसा कर नहीं सकते थे। नव्या ने किया नहीं होगा तो फिर साधना जी, क्या उन्होंने ये सब कुछ किया है? सवाल तो इन तीनों के मन में खूब चल रहे थे, लेकिन फिलहाल के लिए तीनों ने चुप्पी साध ली थी। थैंक यू डॉक्टर, आज हमने आपका काफी समय लिया। रणविजय ने खड़े होकर डॉक्टर सिद्धांत से हाथ मिलाते हुए कहा।
वैसे मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं दुनिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन मिस्टर रणवीर सिंह रानावत से बात कर रहा हूं या फिर मैंने पास्ट में उनकी सर्जरी की थी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए रणविजय से हाथ मिलाकर कहा। उनकी बात पर रणविजय मुस्कुरा दिया। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, आपके लिए मैं आज भी वही ईशानी का रणविजय ही हूँ। डैड, आपने बताया नहीं मुझे कि रणविजय अंकल यहाँ आने वाले हैं। अचानक दरवाजा जोर से खुला और एक 22 साल की लड़की तेजी से अंदर आई। ये लोग जो अब बस बाहर निकलने ही वाले थे, अचानक हुए इस धमाके से दरवाजे से भी 2 कदम पीछे हो गए। यह मेरी जिंदगी है काव्या। डॉक्टर सिद्धांत में रणविजय का परिचय उस लड़की से कराते हुए कहा। काव्या ने गौर से रणविजय, आदित्य और शिवम की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी सर, बट रणविजय अंकल कहाँ है? क्या वह चले गए मुझसे मिले बिना ही? आंटी भी मुझसे नहीं मिली और वह जिंदगी, वह कहाँ है? क्या वह भी आई थी? उसने भी मेरे बारे में नहीं पूछा। काव्या ने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। बेटा, यह आपके रणविजय अंकल हैं और ये दोनों उनके दोस्त। डॉक्टर सिद्धांत में रणविजय की तरफ इशारा करते हुए कहा। काव्या ने गौर से रणविजय की तरफ देखा। काव्या गौर से रणविजय की तरफ देख रही थी। काव्या की आंखों में अजनबियत देखकर डॉक्टर सिद्धांत ने पूछा, क्या हुआ काव्या? यह मेरे रणविजय अंकल हैं। नहीं, ये तो अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन मिस्टर रानावत है। मैंने इनको पिछली बार बिजनेस समिट में देखा था। काव्या धीरे से बोली। काव्या की बात सुनकर रणविजय धीरे से मुस्कुरा दिया। मैं ही आपका रणविजय अंकल हूँ बेटा। मेरा पूरा नाम है रणविजय सिंह रानावत। रणविजय ने बताया। तो ईशानी आंटी और जिंदगी कहाँ है? काव्या ने पूछा। जिंदगी तो अब काफी बड़ी हो गई होगी ना, आप उन दोनों को भी साथ लेकर क्यों नहीं आए? रणविजय को चुप देखकर काव्या ने फिर से सवाल किया। काव्या के सवाल को सुनकर रणविजय ने आंखें बंद कर ली और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह काव्या को क्या बताएं। लेकिन रणविजय ने आगे बढ़कर कम शब्दों में काव्या को उन दोनों के अपने साथ न होने के बारे में भी बताया। बात सुनकर काव्या एक पल के लिए सोच में पड़ गई। उसने कहा, क्या मैं आपके गले लग सकती हूँ? प्लीज मना मत करना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम मेरी जिंदगी की बहन हो, मेरे लिए बिल्कुल जिंदगी जैसे ही हो। आ जाओ। रणविजय ने अपनी बाहें खोल दी। रणविजय के सीने से लगी हुई काव्या कान लगाकर उसकी धड़कनों को सुनने का प्रयास कर रही थी। उसकी हरकत रणविजय, आदित्य और शिवम तीनों में से किसी को समझ में नहीं आई। काव्या की ऐसी हरकत को देखकर तीनों एक दूसरे की तरफ नासमझी से देख रहे थे। वही डॉक्टर सिद्धांत जोर जोर से हंसने लगे। क्या हुआ? अपने पापा को हंसते हुए देखकर काव्या ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। दरअसल आप जो सुनने का प्रयास कर रही हैं वह आपके अंकल को समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर सिद्धांत ने बताया। ओह, काव्या मुस्कुराई। मिस्टर रणविजय, जितने दिन आप बेड पर थे, आपकी जिंदगी इसी तरह से आपके सीने से लगकर आपकी धड़कनों को सुनने का प्रयास करती थी और साथ में मुझे, ईशानी को और काव्या को भी कहती थी कि सुन के देखो पापा की धड़कन। जिंदगी, जिंदगी पुकार रही हैं, डॉक्टर सिद्धांत ने बताया। डॉक्टर सिद्धांत की बात सुनकर रणविजय ने तेजी से अपने दाहिने हाथ से अपने सीने के पास मला। अचानक से ही वह बहुत बेचैनी महसूस करने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में उसकी जिंदगी उसकी धड़कनों से पुकार रही है। वह अपनी बेटी को अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन होने लगा था। यह आदत भी रणविजय ने ही उसे लगाई थी। वह अधिकतर नन्ही शिवी को अपने सीने से लगाकर सोता था और शिवी जब इधर उधर भागने की कोशिश करती थी तो कहता था कि बेटा ध्यान से सुनो, हमारी धड़कन आपका नाम पुकार रही हैं। जिंदगी, जिंदगी,
रणविजय की धड़कनों में अपना नाम सुनने की कोशिश करते हुए शिवी चुपचाप सो जाती थी और रणविजय जोर से उसे अपने बाहों में भर लेता था। अपनी बेटी को याद करके अब रणविजय से रहा नहीं जा रहा था। एक एक करके उसकी आंखों के आगे वह सारे जिंदगी के साथ बिताए हुए धुंधले दृश्य, उस जो अब तक साफ नहीं हो पा रहे थे, अब स्पष्ट होकर आ रहे थे। उसका दिल तड़पने लगा था कि कब वह अपनी बेटी के पास पहुंचकर उसे अपने सीने से लगा ले। यस डैड, यू आर राइट। और जानते हैं अंकल, आज भी आपकी धड़कन जिंदगी जिंदगी ही पुकार रही हैं। काव्या मुस्कुराते हुए बोली। वह रणविजय की बेचैनी उसके चेहरे से साफ महसूस कर पा रही थी। आप चिंता मत कीजिए, आपको आपकी जिंदगी जल्दी मिल जाएगी। उसका पता आप अपनी धड़कनों से पूछो, वह आपको आपकी जिंदगी का पता बता देंगी। काव्या ने पूरे विश्वास के साथ कहा। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। अब हमें निकलना चाहिए और दोनों से मिलते ही मैं आपसे मिलूंगा। आपने जो हमारी मदद की उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर आपके काम आने का मौका मिला तो मैं जरूर आना चाहूंगा। रणविजय ना डॉक्टर सिद्धांत के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि आपके ही कारण मुझे वापस मेरी जिंदगी मिल गई। डॉक्टर सिद्धांत ने काव्या को अपने से लगाए हुए कहा। बस अब आपको आपकी जिंदगी और ईशानी मिल जाए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। डॉक्टर सिद्धांत ने आगे बढ़कर रणविजय के लिए अपनी केबिन का दरवाजा खोल दिया। थैंक यू। तारांकन 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 तारांकन। रॉयल्स विला, न्यूयॉर्क, अमेरिका। डॉक्टर सिद्धांत से मिलकर आने के बाद रणविजय ने सीधे इंडिया जाने का प्लान बना लिया था, लेकिन इंडिया जाने से पहले वह आदित्य से आगे के प्लान में डिस्कस करना चाहता था। इसलिए वह और आदित्य स्टडी में एक टेबल पर पेपर फैलाकर अपना प्लान मार्कर से पॉइंट कर रहे थे। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? रणविजय ने आदित्य चुपचाप कुछ सोचते हुए देखा तो पूछा। कुछ नहीं। आदित्य ने एक नज़र रणविजय की तरफ डाली और फिर तुरंत मुंह फेर लिया। बोल भी दे, वरना अगर तेरे पेट में दर्द हुआ तो यहाँ अंजलि भी नहीं जो तुझे दवा देकर बचा लेगी। मैं तो सीधे हॉस्पिटल में ले जाकर फेंकाऊंगा और डॉक्टरों से भी कह दूंगा कि सीधे सीधे पेट की सर्जरी कर डालें। रणविजय ने आदित्य के पीठ पर हाथ रखते हुए कहा। भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब रणधीर अंकल उस वक्त थे नहीं और उन्होंने पूरी तरह से तुझे, ईशानी और शिवी को बचाने की कोशिश की थी, तो फिर यह सब किया किसने था? सिवाय साधना आंटी के उस समय तो इंडिया में कोई था ही नहीं। आदित्य ने रणविजय की तरफ देखते हुए पूछा। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इतना तो जरूर है कि जो भी है वह आस्तीन का ही सांप है, जो कि सर किसी खास मौके की तलाश में है हमें डसने के लिए। पर मॉम ने उसकी डायरेक्ट कोई मदद नहीं की है, इतना तो मैं कन्फर्म हूँ। पर किसी ना किसी लेडी ने हमारे घर से उसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में मदद की है। तू मेरी बात समझ रहा है ना? मैं पूरे रॉयल्स राजपूताना की बात कर रहा हूँ। तू, मैं और आहूजा। रणविजय ने अपना सा शक जाहिर किया। मुझे तो उस छोटी बहू पर सबसे ज्यादा शक आ रहा है। जरूर टीवी सीरियल संस्कारी बहू के लिबास में उसी ने कुछ खतरनाक किया है। आदित्य ने कहा। इस छोटी बहू से तेरा मतलब किससे है? रणविजय ने एक भौं उठाकर पूछा। अरे, वही तेरी लाडली चुड़ैल, आहूजा खानदान की छोटी बहू। आजकल तो तू उसे खिलाफ कुछ सुनता नहीं है ना, इसलिए नाम नहीं लिया। सीधे खून नहीं पी पाए तो दवाइयों में बदल फेरबदल करके पी रही होगी। पहले उसकी गर्दन पकड़ते हैं, सीधे सीधे सब उगल देगी। आदित्य ने कहा। उसी समय शिवम इन दोनों के लिए कॉफी लेकर कमरे में आया और आदित्य की बात सुनकर जोर से हंसने लगा। एक तो इसका दिमाग फिर गया है।
जो उस मासूम चिड़िया को चुड़ैल बना रहा। और अब तुझे क्या हुआ? रणविजय, जो कि आदित्य की बात सुनकर उसे तेज नजरों से देख रहा था, अब शिवम से पूछा। कुछ नहीं चाचू, कुछ नहीं, आप सही समझे हैं। मैं भी मानता हूँ कि बहनें एक नंबर की चुड़ैल होती हैं, लेकिन वो भाइयों का खून खुद पीती हैं, दूसरों को पीने नहीं दे सकती। यह आदित्य चाचू पिछले 12 सालों की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। दरअसल आपके नव्या बुआ के साइड हो जाने के कारण इनकी साइड कमजोर जो हो गई थी, शिवम ने हंसते हुए कहा। रणविजय सोच रहा था, शुरुआती दिनों में उसे नव्या ने ही दवाइयाँ दी थी, फिर उसके बाद उसने खुद से दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी थी। लेकिन भिजवाता कौन था, मॉम या फिर वह जिसने नव्या के नाम से कॉल अटेंड किया था? क्योंकि नव्या तो अधिकतर अपने ससुराल ही रहती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। पर बात इसने पते की कही है। नव्या को कुछ ना कुछ तो इन सब चीजों का आइडिया जरूर होगा। अगर उसने अपना दिमाग ट्यूबलाइट को ना दिया हो तो। आदित्य ने आगे के शब्द पूरे किए। पर फिर भी वह हमें आस्तीन के सांप को पहचानने में मदद कर सकती हैं, क्योंकि वह सांप उसकी ही केचुली उड़ता है। मुझे अभी ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा, पर जब डॉक्टर सिद्धांत ने पेपर का जिक्र किया था, तभी मुझे याद आया कि मैं उस आस्तीन के सांप को पहचान गया था। पर मुझे नाम नहीं याद आ रहा, न ही उसकी शक्ल याद आ रही। इतना जरूर याद आ रहा है, उन पेपर्स में पूरे राजपूताना के बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ था। और पर एक बात मेरी भी समझ नहीं आ रही। डॉक्टर सिद्धांत ने मलिक का नाम लिया है। मैंने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड ढूंढ लिया, मुझे इस मलिक का कहीं पूरी दुनिया में नामो निशान भी नहीं मिल रहा। आखिर यह गया तो कहाँ गया? रणविजय ने पूछा। रणधीर अंकल ने उसे इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया, आदित्य ने बताया। मतलब? रणविजय ने पूछा। होश में आने के बाद जब से उसने रॉयल्स राजपूताना संभाली थी, तब से नए रिकॉर्ड में कहीं भी मलिक का नाम नहीं था। इस कारण मलिक कभी भूत में उनका बिजनेस राइवल भी था। ये बात पता इतने अच्छे से नहीं थी। आज जब उसने पिछली बातों को सोचना शुरू किया था, एक एक करके ईशांत मलिक, निशांत मलिक और मिस्टर मलिक तीनों के चेहरे उसकी आंखों के आगे आए थे, और साथ में एक चौथा चेहरा भी आ रहा था, पर वो उसे क्लियर पहचान नहीं पा रहा था। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। दरवाजे के पास से एक आवाज आई। कौन आया था दरवाजे के पास जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।